जय हिंद प्यारे बच्चों। स्वागत है आप सभी का उत्कृष्ट डिफेंस एकेडमी के इस यूट्यूब परिवार में। और आज हम अपनी इस केमिस्ट्री की शानदार एमसीक्यू सीरीज को आगे बढ़ाते हुए कंटिन्यू करेंगे अपने टॉपिक नॉन मेटल्स एंड देयर कंपाउंड्स को। और बच्चों, इस सेशन के साथ हमारा ये जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाने वाला है। हमने इस टॉपिक के अराउंड 60 क्वेश्चंस के अराउंड हम लोगों ने कर लिए हैं और ये क्वेश्चंस आपके एनडीए एग्जाम के लिए मोर देन इनफ होंगे। आपको इन क्वेश्चंस को बार बार पढ़ना है। इन और भी क्वेश्चन अगर इस जैसे मिले तो आप जरूर सॉल्व कीजिए। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम है, कोई भी आपको डाउट आ रहा है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में हमसे शेयर कीजिएगा। हम लोग जरूर आपका जो है डाउट को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, तो मैं जैसे कि आपको बार बार बताते हुए आया हूं कि ये जो चैप्टर है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारी केमिस्ट्री का, तो हमें किसी भी हालत में इसको छोड़ना नहीं है। ठीक है बच्चों, तो शुरुआत करते हैं अपने इस सेशन की नॉन मेटल्स एंड देयर कंपाउंड्स 4.0। तो बच्चों, हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है द वेराइटी ऑफ कोल हैविंग द हाईएस्ट कार्बन कंटेंट इज, यानी कि कोयले की कौन सी ऐसी वेराइटी होती है जिसमें कार्बन कंटेंट का परसेंटेज सबसे ज्यादा होता है, हाईएस्ट कार्बन कंटेंट बोल रहा है। एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट या पीट। तो बच्चों, सबसे ज्यादा अगर कार्बन का परसेंटेज जिस कोल में होता है वो होता है हमारा एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट में हमारा 86 to 97% ऑफ कार्बन प्रेजेंट रहता है। वहीं अगर हम बिटुमिनस की बात करें तो इसमें अराउंड 60% ऑफ कार्बन प्रेजेंट रहता है। लिग्नाइट में अराउंड 50% और पीट में अराउंड 40% कार्बन इज प्रेजेंट। ठीक है, तो मैंने आपको चारों का परसेंटेज केवल इसीलिए बताया है ताकि देखिए यहां पे पूछा है इस तरीके से, कई बार परसेंटेज दे देगा और फिर ये ऑप्शन दे देगा, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि भाई एंथ्रासाइट में 86 to 97% कार्बन, या कई बार ग्रेटर देन 80% भी बोल देता है ना। बिटुमिनस में 60% ऑफ कार्बन, लिग्नाइट में 50% ऑफ कार्बन और पीट में अराउंड 40% ऑफ कार्बन इज प्रेजेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 इज स्टेटमेंट फर्स्ट, ऑक्सीजन इज ऑक्सीडाइज्ड ऑन कॉम्बिनेशन विद फ्लोरीन, फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट देन ऑक्सीजन। सर, हमें तो केवल यही पता था कि जब कभी भी किसी भी एलिमेंट में, किसी एटम में ऑक्सीजन का एडिशन होता है तो ही वो ऑक्सीडेशन होता है ना। या तो सर हमें ये पता था कि, या तो हमें दो चीज पता थी, या तो किसी भी सब्सटेंस में, किसी भी, अगर मैं बात करता हूं इनकेस हम लोग सोडियम ले लेते हैं, तो सोडियम में जब ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, ठीक है, तो Na2O मिल रहा है। सर, हमें तो ये पता था कि जब कभी भी किसी एलिमेंट में ऑक्सीजन का एडिशन होता है तो ही ऑक्सीडेशन होता है, या कोई मेटल जो है वो, या कोई भी एलिमेंट जो है इलेक्ट्रॉन जो है क्या कर रहा है, लूज कर रहा है, तो ही ऑक्सीडेशन होता है। लेकिन ये क्या बात हुई, देखिए ऑक्सीडेशन की तीन तरीके से हम ऑक्सीडेशन को डिफाइन कर सकते हैं। या तो किसी भी एलिमेंट में ऑक्सीजन का एडिशन होना ऑक्सीडेशन है, पहली बात। द सेकेंड थिंग इज, अगर कोई भी एलिमेंट जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो भी ऑक्सीडेशन है। ठीक है बच्चों, तीसरी बात, अगर किसी भी एलिमेंट में जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का एडिशन भी हो रहा है ना, तो भी बच्चों वो ऑक्सीडेशन होगा। अब क्या बोल रहा है कि ऑक्सीजन इज ऑक्सीडाइज्ड ऑन कॉम्बिनेशन विद फ्लोरीन। देखिए, अगर मैं ऑक्सीजन और फ्लोरीन की बात करूं तो फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन। ड्यू टू इट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा कि ऑक्सीजन जो है ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ठीक है, हम सब्सटेंस की बात करते हैं OF2 की, तो इसमें ऑक्सीजन, मैंने आपको बताया था, इसमें ऑक्सीजन जो होता है ना OF2 में, ऑक्सीजन जो होता है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट पे होता है। -2 तो हमने सुना ही था, लेकिन अगर ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ कंबाइन होता है तो नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखा सकता है, वो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा। क्यों? ड्यू टू हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट हमारा सही हो गया कि ऑक्सीजन इज ऑक्सीडाइज्ड ऑन कॉम्बिनेशन विद फ्लोरीन। सेकेंड स्टेटमेंट इज
फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट देन ऑक्सीजन। यही तो कारण है बेटा बच्चों, कारण यही है, सिंस फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन, सिंस फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट देन ऑक्सीजन, तभी उसके कॉम्बिनेशन हो जाने से ऑक्सीजन जो है ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है, तो हमारा स्टेटमेंट फर्स्ट, स्टेटमेंट सेकंड इज राइट एंड स्टेटमेंट सेकंड इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट फर्स्ट, है ना। तो हम लोग जाएंगे ऑप्शन नंबर ए के साथ। क्लियर है ना? गुड। थर्ड क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स विल नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl टू प्रोड्यूस H2। इन चारों में से कौन सा एलिमेंट ऐसा है जो डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट करने पे हाइड्रोजन प्रोड्यूस नहीं करेगा। ठीक है, तो क्या है हमने दे रखा है, मरकरी दे रखा है, एल्यूमिनियम दे रखा है और मैग्नीशियम दे रखा है, फ्लोरीन। इन चारों में से कौन सा नहीं करेगा? देखिए चारों में से आयरन, नॉट फ्लोरीन, आयरन, इन चारों में से कौन सा नहीं करेगा? तो इन चारों में से वो नहीं करेगा, हाइड्रोजन प्रोड्यूस वो एलिमेंट नहीं करेगा जो हाइड्रोजन से नीचे होगा रिएक्टिविटी सीरीज में। तो देखिए एल्यूमिनियम भी हाइड्रोजन से ऊपर लाया करता है रिएक्टिविटी सीरीज में, मैग्नीशियम भी हाइड्रोजन से ऊपर लाया करता है और आयरन भी हाइड्रोजन से ऊपर लाया करता है एक्टिविटी सीरीज में। तो बचा कौन? मरकरी। तो केवल मरकरी ही एक ऐसा एलिमेंट है जो हाइड्रोजन से, जो HCl से रिएक्ट करने पर हाइड्रोजन प्रोड्यूस नहीं करेगा। ठीक है, बाकी एल्यूमिनियम भी करेगा, मैग्नीशियम भी करेगा और आयरन भी करेगा। तो जब कभी भी देखो, जब कभी भी हाइड्रोजन के प्रोड्यूस करने की बात करेगा एसिड के साथ, तो तुरंत आप लोगों के दिमाग में एक चीज स्ट्राइक करनी चाहिए, रिएक्टिविटी सीरीज। मैंने आपको बता रखी है, आप लोगों को रिएक्टिविटी सीरीज जो है बिल्कुल याद होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको वो याद होगी ना बच्चों, तो आपके कंसेप्ट यहां से, अगर इस कंसेप्ट से क्वेश्चन आएगा तो आप तुरंत बना लेंगे। बस आपको ये बात अपने दिमाग में बैठानी है कि अगर कोई एलिमेंट, मतलब जिस एलिमेंट को डिस्प्लेस करने की बात कर रहा है, वो एलिमेंट ऊपर लाया कर रहा है उसके या नीचे लाया कर रहा है रिएक्टिविटी सीरीज में। अगर वो एलिमेंट, जिस एलिमेंट की वो बात कर रहा है, सपोज हमारे पास A दे रखा है और B दे रखा है, B ऊपर लाया कर रहा है और A ऊपर लाया कर रहा है और B नीचे लाया कर रहा है रिएक्टिविटी सीरीज में, है ना। ये ऊपर नीचे जाने पर जो रिएक्टिविटी घट रही है। ठीक, तो A ऊपर लाया कर रहा है, B नीचे लाया कर रहा है। अब अगर वो बोलेगा कि विल A will replace B और B will replace A, यानी कि A B को रिप्लेस करेगा या B A को रिप्लेस करेगा, तो A will replace B। हम इसके साथ जाएंगे। B A को रिप्लेस नहीं कर सकता। रीजन बिहाइंड दिस इज B is less reactive than A। ठीक है, तो इस कंसेप्ट से आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, नाइट्रोजन कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम एयर बाय रिमूविंग। एयर में 78% ऑफ नाइट्रोजन, तो अगर हमें उसको ऑब्टेन करना है एयर से नाइट्रोजन को, तो हमें क्या करना पड़ेगा? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या बोथ A एंड B। तो हमें अगर नाइट्रोजन ऑब्टेन करनी है एयर से, तो हमें बोथ A एंड B यानी कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को रिमूव करना पड़ेगा, तब हमें जो है नाइट्रोजन मिल जाएगी। फिफ्थ क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर N2O। इन चारों में से कौन सी बात सही नहीं है N2O के लिए? N2O यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं ना इसको, N2O इज नाइट्रस ऑक्साइड लिखा भी है। तो इन चारों में से कौन सा सही नहीं है? इट इज लाफिंग गैस, बिल्कुल सही है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को क्या बोलते हैं हम लोग? लाफिंग गैस बोलते हैं। ठीक है, इट इज नॉट नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इट इज नाइट्रस ऑक्साइड। इट इज नाइट्रस ऑक्साइड, बिल्कुल ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड। रीजन बिहाइंड दिस इज, इसे नाइट्रस ऑक्साइड इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये लोअर ऑक्सीजन स्टेट पर एग्जिस्ट कर रहा है ना। इट इज नॉट अ लीनियर मॉलिक्यूल, इट इज लीस्ट रिएक्टिव ऑफ ऑल द ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। ये भी सही है। ये जो होता है ना बच्चों नाइट्रस ऑक्साइड, ये जितनी भी नाइट्रोजन की ऑक्साइड्स हैं, यानी कि N2O है ना, ये NO नाइट्रिक ऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया, इन तीनों में से है ना सबसे लीस्ट रिएक्टिव नाइट्रस ऑक्साइड है। सबसे लीस्ट रिएक्टिव क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड। इट इज नॉट अ लीनियर मॉलिक्यूल, ये बात इन चारों में से ये बात क्या है? गलत है। और हमारे लिए आंसर यही हमारा क्या होगा? यही आंसर हमारा
सही होगा, क्योंकि इन चारों में यही गलत है। पूछ ये रहा है कि इनमें से कौन सा क्या है, इनमें से चारों में से कौन सा करेक्ट नहीं है। तो नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस बोलते हैं, ये भी ठीक है। N2O को नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं, मैं नाम ले ही रहा हूं, ये भी ठीक है। इट इज लीस्ट रिएक्टिव ऑफ ऑल द ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ये भी ठीक है। अब ये लीनियर मॉलिक्यूल होता है कि नहीं चेक करते हैं। देखिए, अगर मैं नाइट्रस ऑक्साइड का अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो कुछ इस तरीके से होता है। नाइट्रोजन और नाइट्रोजन दोनों के दोनों क्या है, ट्रिपली बॉन्डेड होते हैं। और नाइट्रोजन जो है इसके ऊपर भी एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसके ऊपर भी एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है। इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, इसको मैं यहां पे रिप्रेजेंट करता हूं, ठीक है। इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ये एक ऑक्सीजन को डोनेट कर देते हैं, ठीक। इस डोनेशन की वजह से हम देख पा रहे हैं कि मॉलिक्यूल क्या है, लीनियर है। मॉलिक्यूल इज लीनियर। अब इसकी लिनियरिटी के कारण से ये पूछा इट इज नॉट अ लीनियर मॉलिक्यूल, गलत हो गया ना अपना भी। क्यों? क्योंकि नाइट्रस ऑक्साइड क्या है, एक लीनियर मॉलिक्यूल है। आ रही है बात समझ में? सिक्स्थ क्वेश्चन इज, स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट सेकंड दे रखे हैं, वही चार ऑप्शन फिर दे रखे हैं। पेट्रोलियम इज अ मिक्सचर ऑफ मेनी डिफरेंट हाइड्रोकार्बन्स ऑफ डिफरेंट डेंसिटीज। पहला बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। पेट्रोलियम जो होता है मिक्सचर होता है मेनी डिफरेंट हाइड्रोकार्बन्स ऑफ डिफरेंट, अलग अलग डेंसिटी के अलग अलग हाइड्रोकार्बन्स का मिक्सचर होता है। ब्यूटेन वगैरह वगैरह इन सब जो है हाइड्रोकार्बन जो है इनका क्या होता है, ये एक मिक्सचर है पेट्रोलियम। इतना याद रखेंगे कि पेट्रोलियम इज अ मिक्सचर ऑफ मैनी डिफरेंट हाइड्रोकार्बन्स ऑफ डिफरेंट डेंसिटीज। सही है। द ग्रेड ऑफ पेट्रोलियम डिपेंड्स मेनली ऑन द रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ द डिफरेंट हाइड्रोकार्बन्स। ये भी बात सही है। जो पेट्रोलियम का ग्रेड है कि भाई क्या क्वालिटी है, क्या उनका ग्रेड उसको दिया, कैसी क्वालिटी है उसकी, वो इसी बात पे देखिए, किसी भी चीज की क्वालिटी किस पे डिपेंड करती है, जिस चीज जो उसके कंस्टिट्यूएंट आयंस होते हैं, जो उसके कंस्टिट्यूएंट एटम्स मॉलिक्यूल्स होते हैं, उन्हीं पे तो डिपेंड करेगी। भाई जिस चीज, मान के चलिए मुझे कोई एक कंपाउंड दे रखा है, तो किस पे डिपेंड करेगा, जो उसके कंस्टिट्यूएंट आयन है उन्हीं पे तो डिपेंड करेगा कि कितनी परसेंटेज में वो लग रहे हैं। इसी तरीके से अगर मुझे पेट्रोलियम का ग्रेड चेक करना है तो किस पे डिपेंड करेगा, वो मेनली ऑन द रिलेटिव प्रोपोर्शन। भाई हाइड्रोकार्बन कौन कौन से हैं और उनका क्या प्रोपोर्शन है पेट्रोलियम में। भाई कोई जो है 2% है, कोई 8% है, कोई 10%, किस किस परसेंटेज में, किस किस प्रोपोर्शन में है, उसी का उसका ग्रेड होगा। तो इसका मतलब क्या है, स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। ये बात तो ठीक है, दोनों स्टेटमेंट क्या है, सही है। लेकिन देखिए, पेट्रोलियम एक मिक्सचर है डिफरेंट हाइड्रोकार्बन और डिफरेंट डेंसिटीज का, इसका ये एक अच्छा एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसका ये एक्सप्लेनेशन नहीं है। ये बात अपने में सही है और ये बात अपने में सही है। जो सेकंड वाला है वो उसका उस फर्स्ट स्टेटमेंट का एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो इसीलिए हम लोग जाएंगे ऑप्शन बी के साथ, वेयर व्हाट इट इज सेइंग, इट इज सेइंग स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर ट्रू एंड स्टेटमेंट फर्स्ट इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट फर्स्ट। ठीक, that means statement not first, let me correct, statement second is not the correct explanation of statement first. Seventh question is, nitrogen is used to fill electric bulbs because it, नाइट्रोजन क्यों इस्तेमाल किया जाती है इलेक्ट्रिक बल्ब्स में, is lighter than air, makes the bulb give more light, does not support combustion, is non toxic। देखिए, अगर हम बल्ब की बात करते हैं ना बेटा, तो बल्ब में जो फिलामेंट होता है वो किस मेटल का बना होता है, टंगस्टन का, W से डिनोट करते हैं। ठीक है बेटा। अब बल्ब का जो फिलामेंट है वो टंगस्टन से बना है, टंगस्टन मेटल से बना है। तो जब कभी भी बल्ब को, जैसे स्विच हमने ऑन किया, हमने जो है होल्डर में बल्ब लगा रखा, हमने स्विच ऑन किया, तो बल्ब का फिलामेंट जो है क्या होता है, हॉट होता है, गर्म होता जाता है। तो उसमें इसीलिए नाइट्रोजन की फिलिंग की जाती है इलेक्ट्रिक बल्ब्स में, क्योंकि नाइट्रोजन इज इनर्ट टू टंगस्टन। क्या होती है, इनर्ट होती है। अगर इसके अलावा कोई दूसरी ऐसी गैस करें जो रिएक्टिव होगी तो उसका रिएक्ट कर जाएगी, तो हो सकता है कि बल्ब में कुछ डैमेज हो जाए, है ना। तो डज नॉट सपोर्ट कंबस्शन, क्योंकि नाइट्रोजन जो है उस टंगस्टन के लिए इनर्ट होती है, उसके साथ कोई भी रिएक्शन नहीं करती है। इस कारण से हम लोग जो है नाइट्रोजन की फिलिंग करते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब में। डज नॉट सपोर्ट कंबस्शन, यानी कि वो उसको जो है कंबस्ट नहीं करती। एट्थ क्वेश्चन,
Which one of the following statements regarding the property of hard water is are correct? यानी कि इन चारों स्टेटमेंट्स में से कौन से स्टेटमेंट्स ऐसे हैं जो हार्ड वाटर की प्रॉपर्टी के संदर्भ में सही हैं? देखिए, हार्ड वाटर जो होता है ना बेटा, वो दो तरीके का होता है। इसमें दो तरीके की हार्डनेस लाया करती है। एक होता है टेम्पररी हार्डनेस और दूसरी हार्डनेस होती है परमानेंट हार्डनेस। ठीक है, हार्ड वाटर दो तरीके का, एक ड्यू टू टेम्पररी हार्डनेस एंड ड्यू टू परमानेंट हार्डनेस। अब देखिए, टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सॉल्युबल मैग्नीशियम एंड कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। यानी कि जो टेम्पररी हार्डनेस होती है किसकी, वाटर की, वो होती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सॉल्युबल मैग्नीशियम एंड कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बिल्कुल सही। जो टेम्पररी हार्डनेस होती है वाटर की, वो प्रेजेंट होती, वो किस कारण से होती है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सॉल्युबल मैग्नीशियम एंड कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। या तो हाइड्रोजन कार्बोनेट या तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के हाइड्रोजन कार्बोनेट के कारण प्रेजेंट होती है टेम्पररी हार्डनेस। या तो हाइड्रोजन कार्बोनेट को कई बार बच्चों बाइकार्बोनेट भी दे देगा, कंफ्यूज मत होना आप लोग। ठीक है, बाइकार्बोनेट होगा या कार्बोनेट होगा, तो आप लोग सीधा इस ऑप्शन करेंगे टेम्पररी हार्डनेस। और परमानेंट हार्डनेस के लिए क्या है, कैल्शियम और मैग्नीशियम तो प्रेजेंट है आयंस की फॉर्म में, लेकिन किसके सॉल्ट की फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, वो सल्फेट्स हो सकता है। ठीक है, अगर कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट देगा तो इट विल, उसको कौन सी हार्डनेस शो करेगा, परमानेंट हार्डनेस। अगर जो है वो बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट देगा तो कौन सी हार्डनेस शो करेगा, वो टेम्पररी हार्डनेस। तो पहला स्टेटमेंट हमारा सही है, टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सॉल्युबल मैग्नीशियम एंड कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। हाइड्रोजन कार्बोनेट को मैंने आपको बाइकार्बोनेट बताया। टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर कैन बी रिमूव्ड बाय बॉइलिंग, पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट है कि टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर कैन बी रिमूव्ड बाय बॉइलिंग, बिल्कुल सही है बच्चों। जो टेम्पररी हार्डनेस होती है, टेम्पररी हार्डनेस जो होती है वाटर की, वो कैन बी रिमूव बाय बॉइलिंग, बिल्कुल ठीक है। जैसे हम वाटर को बॉयल करते हैं तो टेम्पररी हार्डनेस को रिमूव किया जा सकता है। काल्गन्स मेथड इज अप्लाइड टू रिमूव टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर। क्या बोल रहा है कि काल्गन मेथड का इस्तेमाल किया जाता है टू रिमूव टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर के लिए काल्गन्स मेथड। देखिए, काल्गन्स मेथड का इस्तेमाल किया जाता है टू रिमूव टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर, नहीं। काल्गन मेथड का इस्तेमाल नहीं किया जाता है टू रिमूव टेम्पररी हार्डनेस वाटर। काल्गन मेथड इज यूज्ड टू रिमूव, मैं बताता हूं आपको, मैं यहाँ पे इसलिए लिख रहा हूं, मैंने पहले पढ़ाया ही इसलिए लिख रहा हूं मैं, ताकि आपको ध्यान रहे कि काल्गन्स मेथड इज यूज्ड टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस। किसके लिए, परमानेंट हार्डनेस के लिए काल्गन्स मेथड, इसीलिए गलत है। Permanent hardness of water is removed by Clark's method, or this Clark's method is used to remove temporary hardness। ठीक है बेटा, तो उल्टा दे रखा है, आप लोगों को याद रखना है कि काल्गन्स मेथड देगा तो आप सीधा जाएंगे, काल्गन मेथड देगा तो आप जाएंगे परमानेंट हार्डनेस के साथ, कि भाई काल्गन्स मेथड का इस्तेमाल किया जाता है टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। और अगर क्लार्क्स मेथड दे देगा तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि क्लार्क्स मेथड इज यूज्ड टू रिमूव व्हाट टाइप ऑफ हार्डनेस, टेम्पररी हार्डनेस, नॉट परमानेंट हार्डनेस। उल्टा दे रखा है, तो हम लोग जाएंगे ऑप्शन नंबर ए के साथ, क्योंकि टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सॉल्युबल मैग्नीशियम एंड कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और कार्बोनेट भी देगा ऑप्शन में, तो हम लोग उसके साथ भी जाएंगे। सेकेंड थिंग इज टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर कैन बी रिमूव्ड बाय बॉइलिंग, बिल्कुल ठीक है कि जो टेम्पररी हार्डनेस होती है ना बेटा वो वाटर की, उसे हम बॉइलिंग से रिमूव कर सकते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट हाइड्रोजन इज आर करेक्ट। ये तीन स्टेटमेंट हमें दे रखे हैं, इन तीनों स्टेटमेंट को हमें ध्यान से पढ़ना है और बताना है कि कौन से करेक्ट हैं। ये जो करेक्ट और नॉट करेक्ट होता है ना, इसको सही से करना, क्योंकि कई बार मैंने ऐसे देखा है बच्चे क्या करते हैं कि जैसे माना कई बार पूछ लेगा इज नॉट करेक्ट, और बच्चे करेक्ट वाले लगा के आ जाते हैं।
इसलिए आपको ये बात ध्यान रखनी है कि करेक्ट पूछ रहा है कि नॉट करेक्ट पूछ रहा है। अगर करेक्ट पूछा है तो सीधा सीधा आंसर होगा, और नॉट करेक्ट पूछ रहा है तो जो नहीं है उसको आंसर करना है, गलत मत कर देना आंसर। तो इन तीनों में से कौन सा करेक्ट है? हाइड्रोजन हैज 3 आइसोटोप्स ऑफ विच प्रोटियम इज द मोस्ट कॉमन। बिल्कुल सही है। हाइड्रोजन के कौन से आइसोटोप्स होते हैं? 3 आइसोटोप्स होते हैं, 1h1, 1h2 एंड 1h3। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। तो प्रोटियम इज द मोस्ट कॉमन, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, कोई गलती नहीं है इसमें। ठीक। हाइड्रोजन आयन एग्जिस्ट्स फ्रीली इन द सॉल्यूशन। नहीं, हाइड्रोजन जो आयन होते हैं बेटा वो सॉल्यूशन में, इनकेस एक्वस सॉल्यूशन है तो वो हाइड्रोनियम आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। इधर ऑक्सीजन जो है अपना एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन आयन को दे देता है और हाइड्रोनियम आयन फॉर्म करता है, तो इसीलिए वो फ्रीली इसमें खुद हाइड्रोजन आयन के फॉर्म में रहते, हाइड्रोनियम आयन की फॉर्म में अब वो फ्री है। ठीक। डाइहाइड्रोजन एक्ट्स एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, बिल्कुल सही है, मैंने बता रखा है। डाइहाइड्रोजन जो है रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी बिहेव करता है और इसके साथ ही साथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी बिहेव करता है। तो हम लोग जाएंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ, बिकॉज हाइड्रोजन हैज 3 आइसोटोप्स ऑफ विच प्रोटियम इज द मोस्ट कॉमन एंड थर्ड वन इज डाइहाइड्रोजन एक्ट्स एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। कई बार ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी बोल देगा तो भी हम लोग उस आंसर को सही कर देंगे, क्योंकि डाइहाइड्रोजन कैन एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट एज वेल एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह जब भी उसको एक्ट करना होगा तो क्या करेगा? खुद को ऑक्सीडाइज करेगा, खुद को ऑक्सीडाइज करेगा। जैसे CuO जो कॉपर का ऑक्साइड है, अगर मैं इसमें हाइड्रोजन वेपर पास करवाऊंगा तो देखिए यहां जो है H2 के साथ ऑक्सीजन नहीं है, यहां H2 के साथ ऑक्सीजन आ गया है, इसका मतलब हाइड्रोजन ने खुद को ऑक्सीडाइज कर दिया, इसलिए वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है। 10th क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग हैवी वाटर आर करेक्ट। इन 4 स्टेटमेंट हमें दे रखे हैं, चारों स्टेटमेंट हमें सही से पढ़ने हैं और फिर बताना है कि हैवी वाटर के रिगार्डिंग कौन कौन से स्टेटमेंट्स क्या हैं, सही हैं। देखिए हैवी वाटर, पहली बात क्या होता है? हैवी वाटर होता है D2O, दैट मींस ड्यूटेरियम ऑक्साइड इज नोन एज हैवी वाटर। इट इज एक्सटेंसिवली यूज्ड एज अ मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स। बिल्कुल सही है, ये हमने पढ़ा भी है कि जो हैवी वाटर होता है ना बेटा, उसका इस्तेमाल किया जाता है मॉडरेटर की फॉर्म में न्यूक्लियर रिएक्टर्स में। बेसिकली ये कैच करता है न्यूट्रॉन्स को, ठीक है, और इससे हम लोग जो है स्पीड को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। तो इट इज एक्सटेंसिवली यूज्ड एज अ मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर, बिल्कुल ठीक है। इट कैन नॉट बी यूज्ड इन एक्सचेंज रिएक्शन टू स्टडी रिएक्शन मैकेनिज्म, ये गलत है। इसका मतलब इट कैन बी यूज्ड इन एक्सचेंज रिएक्शन टू स्टडी रिएक्शन मैकेनिज्म। विस्कोसिटी ऑफ हैवी वाटर इज रिलेटिवली स्मॉलर देन दैट ऑफ ऑर्डिनरी वाटर, ये भी गलत है। विस्कोसिटी की अगर हम बात करेंगे ना बेटा, तो विस्कोसिटी हैवी वाटर की ज्यादा होगी इन कंपैरिजन ऑफ ऑर्डिनरी वाटर, क्योंकि इसका मोलर मास ज्यादा है। ठीक है, जो ड्यूटेरियम ऑक्साइड है, हैवी वाटर है, उसका मोलर मास ज्यादा है। और विस्कोसिटी होती क्या है? बेसिकली विस्कोसिटी इज अ मेजर ऑफ फ्लूइड्स रेजिस्टेंस टू फ्लो, यानी कि कोई फ्लूइड जो है जितनी डिफिकल्टी से कोई फ्लूइड बहेगा, जितना वो रेजिस्टेंस शो करेगा बहने में, है ना, उतनी ज्यादा उसकी क्या होगी? विस्कोसिटी होगी। तो विस्कोसिटी ऑफ हैवी वाटर इज ग्रेटर देन, यहां स्मॉलर पूछ रहा है ना, इस वजह से गलत है। अगर वो बोलता है विस्कोसिटी ऑफ हैवी वाटर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ ऑर्डिनरी वाटर, तो आप लोग सही करते हैं इसको, लेकिन क्योंकि स्मॉलर बोल दिया तो गलत हो जाएगा। द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ हैवी वाटर इज स्मॉलर देन दैट ऑफ ऑर्डिनरी वाटर, बिल्कुल सही है। तो हम लोग जाएंगे अपने ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड फोर्थ के साथ, दैट मीन्स डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट। ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या कुछ यूनिक प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो इसलिए दिखाता है नॉर्मल या ऑर्डिनरी वाटर, सिंस हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इट कैन मेक हाइड्रोजन बॉन्ड, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, इस कारण से उसके अंदर कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज आती हैं जो D2O वगैरह में नहीं आ सकती है। ठीक। ग्रेफाइट इज अ मच बेटर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, बिल्कुल ठीक पढ़ा है हमने। देन डायमंड, डायमंड से ज्यादा जो है ग्रेफाइट जो होता है अच्छा कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का।
इसका कारण क्या है? दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट ईच कार्बन एटम इन ग्रेफाइट, यानी बॉन्डिंग पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि हर एक कार्बन एटम ग्रेफाइट में किस तरीके से बॉन्डेड होता है। अंडरगोज sp2 hybridization and forms 3 sigma bonds with 3 neighboring carbon atoms. Undergoes sp3 hybridization, is tetrahedrally bonded, is free from van der Waals forces. तो देखिए ग्रेफाइट की अगर जब भी बात करूंगा तो मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं ग्रेफाइट में किस तरीके का हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp2 हाइब्रिडाइज होता है। ग्रेफाइट इज sp2 हाइब्रिडाइज, और इसके sp2 हाइब्रिडाइज होने का मतलब यह है कि ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड विद 3 कार्बन एटम्स, है ना। ग्रेफाइट sp2 हाइब्रिडाइज होता है और ये शीट्स में होता है। ये कैसे एग्जिस्ट करता है? शीट्स के फॉर्म में हेक्सागोनल रिंग्स होती हैं, ठीक। तो अंडरगोज sp2 हाइब्रिडाइजेशन एंड फॉर्म्स 3 सिग्मा बॉन्ड्स विद 3 नेबरिंग कार्बन एटम्स, बिल्कुल ठीक। अंडरगोज sp3 हाइब्रिडाइजेशन नहीं। अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन की बात करेगा तो हम लोग किसके साथ जाएंगे? हम लोग जाएंगे डायमंड ऑप्शन के साथ। हमसे ग्रेफाइट की बात पूछिए इसलिए पहला आंसर सही होगा। sp3 हाइब्रिडाइजेशन किस में होता है? डायमंड में होता है। इस टेट्राहेड्रली बॉन्डेड, अब क्योंकि डायमंड में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है इसीलिए वो टेट्राहेड्रली बॉन्डेड भी होता है, तो ये डायमंड के केस में सही है। और इसके बारे में बोल रहा है कि ग्रेफाइट इज फ्री फ्रॉम van der Waals फोर्सेस, ये भी नहीं है। देखो van der Waals फोर्सेस तो प्रेजेंट होंगे ही उसमें, तो इसलिए तीनों के तीन ऑप्शन हमारे गलत हैं। ग्रेफाइट जो है ज्यादा अच्छा कंडक्टर होता है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का देन डायमंड, ड्यू टू द फैक्ट दैट graphite undergoes sp2 hybridization and forms 3 sigma bonds with 3 neighboring carbon atoms. 12th question is oxygen and ozone are, यानी कि oxygen and ozone are isomers, allotropes, isotopes या isobars। सिंपल है, allotropes हैं, अपर रूप हैं ऑक्सीजन और ओजोन। Statement first is given, very little hydrogen is produced when sulfuric acid is added to calcium. The salt calcium sulfate produced is insoluble. देखिए बहुत ही कम हाइड्रोजन जो है प्रोड्यूस होती है जब सल्फ्यूरिक एसिड को ट्रीट करते हैं कैल्शियम के साथ। दैट मींस कैल्शियम प्लस H2SO4 इट विल गिव अस CaSO4 प्लस H2। सही है, हाइड्रोजन प्रोड्यूस होती है। द सॉल्ट कैल्शियम सल्फेट प्रोड्यूस इज इनसॉल्युबल। अब ये जो कैल्शियम सल्फेट सॉल्ट मिल रहा है ये इनसॉल्युबल है, इसी के कारण से, इसी की इनसॉल्युबिलिटी के कारण से ही हमें क्या होता है, जो हाइड्रोजन का जो परसेंटेज होता है, जो अमाउंट होता है हाइड्रोजन का वो कम होता है। ठीक है ना बेटा। तो जब कभी भी सल्फ्यूरिक एसिड को हम लोग कैल्शियम से रिएक्ट करवाते हैं तो हमें कैल्शियम सल्फेट और हाइड्रोजन गैस तो जो है इवॉल्व होगी, इसमें नो डाउट इवॉल्व तो होना है, लेकिन कम और ज्यादा तो होगा ना। तो क्या बोल रहा है? वेरी लिटिल। यहां देखो क्वेश्चन बोल रहा है वेरी लिटिल हाइड्रोजन, तो ठीक है कम हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगी। रीजन बिहाइंड दिस इज जो सॉल्ट बनता है ना कैल्शियम सल्फेट, इट इज इनसॉल्युबल। उसकी इनसॉल्युबिलिटी के कारण ही हाइड्रोजन गैस जो है कम इवॉल्व होती है। ठीक, तो हमारा स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्टेटमेंट फर्स्ट। 13th क्वेश्चन। 14th क्वेश्चन इज द मॉलिक्यूल हैविंग 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। किस मॉलिक्यूल में जो है 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? CO, NO, CN और O2। अगर इनकेस केवल एक सिंगल एटम दिए हुए होते, सपोज हमें कार्बन दिया होता, नाइट्रोजन दिया होता, तब वो पूछता कि किसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो हम लोग कार्बन का क्या बनाते, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते, एटॉमिक नंबर 6, एटॉमिक नंबर 7। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या लिखेंगे हम? इलेक्ट्रॉनिक 1s2, 2s2, 2p2, है ना, यानी कि 2s2 तो कंप्लीट है, 2p2 में कितना, 1 इलेक्ट्रॉन यहां और 1 इलेक्ट्रॉन यहां। नाइट्रोजन में 1s2, 2s2, 2p3, तो इसका मतलब कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? 1 2 1 2 3, तो इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसमें 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से जब सिंगल एटम दे रखे होते तब, लेकिन अगर हमें मॉलिक्यूल दे रखा है, CO दे रखा है, NO दे रखा है, CN दे रखा है, तब हम कैसे निकालेंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? इस केस में बेटा क्या करते हैं, इसमें हम लोग अप्लाई करते हैं MOT। क्या अप्लाई करते हैं? MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के हिसाब से अगर मुझे CO का
CO में अनपेड इलेक्ट्रॉन चेक कर रहे हैं, तो सबसे पहले मैं इसमें क्या बनाऊंगा, जैसे इधर हम लोग लिखते हैं ना 1:2:2 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, ऐसे ही कन्फिगरेशन लिखना पड़ेगा MOT के हिसाब से। तो MOT के हिसाब से क्या कन्फिगरेशन होगा, देखिए CO में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कार्बन इज 6, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑक्सीजन इज 8, 6 + 8 इज 14। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पे, देखिए सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s, 1s का मतलब बॉन्डिंग है ना, सिग्मा 1s यानी कि बॉन्डिंग, सिग्मा स्टार 1s यानी कि एंटी बॉन्डिंग, यानी कि बॉन्डिंग वाला नीचे होगा, एंटी बॉन्डिंग वाला ऊपर होगा। देन सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, ओके, सिग्मा 2pz, देन पाई 2px, पाई 2py, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py। अब हम इसमें इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग करते हैं। तो 14 इलेक्ट्रॉन है, तो 2, 2 4, 2 6, 2 8, 10, 12, 14, 10, 12, 14। तो यहां पे क्या है, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 यहां तक आ रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड केस में। तो देखिए कहीं भी अनपेड इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, सब में 2-2, सब में पेड है, तो इसका मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड में तो एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता। इसी तरीके से नाइट्रिक ऑक्साइड में अगर हम चेक करेंगे तो नाइट्रिक ऑक्साइड में क्या होगा, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s में नाइट्रिक ऑक्साइड में इलेक्ट्रॉन कितने जाएंगे, नाइट्रोजन में 7, ऑक्सीजन में 8, तो 15 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। चेक करते हैं, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s 2-2 इलेक्ट्रॉन डालते जाता हूं, सिग्मा 2s में भी 2, सिग्मा स्टार 2s में भी 2, सिग्मा 2pz में भी 2, पाई 2px में 2, पाई 2py में भी 2, पाई स्टार 2px। अब देखिए 2 4 6 8 10 12 14, ठीक है 14 हो गए, यहां तक 15 करने हैं, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा। कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है, तो इसमें 1 आ रहा है, यानी कि नाइट्रिक ऑक्साइड भी हमारा आंसर नहीं होगा। अब अगर मैं CN की बात करता हूं, तो CN में क्या होगा, कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 6 प्लस नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 7, तो कितना हो जाएगा 13। और अगर 13 हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, 13 का मतलब 2 + 2 4, 6 8 10 12 13 चाहिए, तो यहां से मैं इस इलेक्ट्रॉन को हटा दूंगा, यहां पे एक इलेक्ट्रॉन कर दूंगा केवल। ये किसी केस में हो जाएगा, कार्बन ये साइनाइड केस में, CN की केस में 2 + 2 4 + 2 6 + 2 8 10 12 13, यहां 1 हो गया, ठीक है। तो इसमें भी कितना अनपेड इलेक्ट्रॉन आया, एक। तो हम देख सकते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड में कितना अनपेड इलेक्ट्रॉन, मैं यहां पे लिख देता हूं पहले, कार्बन मोनोऑक्साइड में 0 अनपेड इलेक्ट्रॉन, नाइट्रिक ऑक्साइड में 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन, CN में 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन। अब चेक करते हैं O2 में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 16 आ रहा है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना भाई, जितना एटॉमिक नंबर होगा उतने तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं, एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 होते हैं, दूसरे एटम में भी कितने होंगे, 8 होंगे, 8 + 8 16 होगा, है ना। तो अब मैं इसको पढ़ता हूं, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2, बोलते रहिए मेरे साथ, ठीक है, सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, सिग्मा 2pz2 पाई 2px2 पाई 2py2 पाई स्टार 2px1 पाई स्टार 2py1, ठीक है बेटा। तो बेसिकली क्या होता है, मैं इसको थोड़ा डिफरेंशिएट करने के लिए, ताकि आपको डिफरेंस पता चल जाए क्या है, यहाँ 1 है, यहाँ पे 1 है। देखिए जब हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कर रहे थे, हम पूरे 2-2 इलेक्ट्रॉन डाल रहे थे, लेकिन जैसे ही पाई के एंटी बॉन्डिंग में जाते हैं, पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py, इसके लिए हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के कंसेप्ट को जानना होगा, ठीक है। तो अभी हम डायरेक्ट MCQs कर रहे हैं, तो इन सीक्वेंस को आप लोग याद रखेंगे तो आपका काम बन जाएगा। सीक्वेंस क्या है, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2pz पाई 2px पाई 2py पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py, ठीक है। अब जब हम
पाई की एंटी बॉन्डिंग में जाते हैं ना बेटा, तो हम दो दो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग नहीं करते हैं फिर उस केस में, एक इलेक्ट्रॉन यहां फिर एक इलेक्ट्रॉन यहां, क्योंकि इन दोनों की एनर्जी क्या है, बराबर होती है, दे हैव इक्विवेलेंट एनर्जी। तो इसलिए एक इलेक्ट्रॉन पहले यहां आता है, इन सबकी एनर्जी में डिफरेंस है, इसकी एनर्जी ज्यादा है, इसकी कम है, मतलब एनर्जी इस ऐसे जाने पर एनर्जी इज इंक्रीजिंग। तो बेसिकली इसलिए दो दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है इलेक्ट्रॉन की फिलिंग के लिए, क्योंकि बोथ आर डीजेनरेट, दोनों की एनर्जी क्या है, इक्वल है। तो पहले एक इलेक्ट्रॉन की फिलिंग यहाँ होगी, फिर दूसरे इलेक्ट्रॉन की फिलिंग यहाँ होगी, फिर जो थर्ड इलेक्ट्रॉन आएगा उसकी फिलिंग यहाँ होगी, फिर फोर्थ, हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ऑफ-बॉ प्रिंसिपल, इन सब के ये सब प्रिंसिपल लगते हैं इनमें भी। ठीक, तो पाई स्टार 2p(x1), पाई स्टार 2p(y1), ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग किसमें आ रहे हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 2 ऑक्सीजन के केस में, तो डाई ऑक्सीजन O2 में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। क्लियर है ना? तो इस तरीके से आप लोग को सीक्वेंस याद रखना है। मैं एक बार सीक्वेंस पीछे वाले स्लाइड में देता हूं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट डज नॉट हैव एलोट्रोपिक फॉर्म्स? ऑक्सीजन की एलोट्रोपिक फॉर्म होती है O2 O3 के फॉर्म में। सल्फर भी जो है ऑर्थोरोम्बिक सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर इस तरीके से एग्जिस्ट करता है, मोनोक्लिनिक सल्फर हो गया, ठीक है, रोम्बिक सल्फर हो गया। फॉस्फोरस भी जो है रेड फॉस्फोरस की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, व्हाइट फॉस्फोरस की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, लेकिन नाइट्रोजन का एलोट्रोप नहीं होता है, इसकी एलोट्रोपिक फॉर्म नहीं पाई जाती है। तो इसीलिए हम लोग जाएंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ, ठीक है ना बेटा? ये क्वेश्चन शायद मैंने पहले भी कभी करवाया था। तो एलोट्रोपिक फॉर्म कौन सी प्रेजेंट नहीं करता? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर या फॉस्फोरस। तुरंत दिमाग में आना चाहिए नाइट्रोजन जो है कोई भी एलोट्रोप शो नहीं करता है, ठीक। इसके जो एलोट्रोप फॉर्म होते हैं वो बहुत अनस्टेबल होते हैं, इस वजह से हम जब भाई स्टेबल ही नहीं होगा तो हम कैसे बता पाएंगे कि भाई ये एलोट्रोप है नाइट्रोजन का, है ना? तो अच्छा, मैं सीक्वेंस बता रहा था आप लोगों को, हाँ मैं लिख देता हूं, आप लोगों को ध्यान रखना है सीक्वेंस को। सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2pz, पाई 2px, पाई 2py, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py। इसके आगे भी होता है, लेकिन इतना इसमें आपका काम बन जाएगा, इसलिए मैं इतना लिखवा रहा हूँ। एनर्जी का सीक्वेंस इधर से इधर जाने में बढ़ रहा है, यानी कि कई बार पूछ लेगा किसकी एनर्जी ज्यादा है, सिग्मा 1s की या सिग्मा स्टार 1s की? तो जाहिर सी बात है सिग्मा स्टार 1s की एनर्जी ज्यादा है, ठीक। एक चीज और याद रखनी है, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py में ऐसे नहीं कि आप 2 इलेक्ट्रॉन पाई स्टार 2px में डालेंगे, नहीं, पहले आपको एक इलेक्ट्रॉन यहाँ फिलिंग करनी है, फिर यहाँ फिल करना है पाई स्टार 2py में, फिर वापस आपको पाई स्टार 2px में जाना है, दूसरे इलेक्ट्रॉन की फिलिंग फिर वहां करनी है, ठीक है ना? तो समझ में आ गई बात? इनकेस जैसे वहां O2 था तो यहाँ पे 1 की फिलिंग हो गई। इनकेस हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर 17 होते वहां पे, तो यहाँ पे आप 2 इलेक्ट्रॉन करते, ठीक है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन करते, यहाँ 1 ही रहता। और अगर 18 होते तो तब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ होते, है ना बेटा? तो इस तरीके से हमारा ये जो मैं ब्रह्मास्त्र नाम ले रहा था इसका चैप्टर का, नॉन मेटल्स इन देयर कंपाउंड्स, तो बेटा वो कंप्लीट होता है। और ब्रह्मास्त्र इसीलिए ही बोल रहा था मैं क्योंकि इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर एनडीए एग्जाम। इससे 9 to 10 क्वेश्चंस बनते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा वेटेज है, इसलिए मैं 4 वीडियोस लेके आया हूं आपके लिए। और मैंने अपने हिसाब से जितने कंसेप्ट कवर कर सकता था मैंने कंसेप्ट कवर किए, है ना? यानी कि लगभग सारे कंसेप्ट में कवर। देखो एमओटी का कंसेप्ट भी आ गया ना, है ना? तो बेसिकली अब आप लोग केवल ये करना है कि पहले तो इन क्वेश्चंस को रिवाइज करते रहिए, क्योंकि अगर आप लोग बार बार रिवाइज करेंगे तो आपका काम बन जाएगा, क्योंकि कंसेप्ट भी हम लोग बता रहे हैं साथ ही साथ, तो कंसेप्ट भी आप लोग गेन करते चलेंगे अच्छी तरीके से, और आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है अपने एग्जाम को लेकर, है ना? आपको बस सही से पढ़ना है, कंटिन्यूअस रहना है। देखिए वीडियोस को कंटिन्यूअसली देखिए और पढ़ाई कंटिन्यूअसली करते रहिए, क्योंकि अगर आप कंटिन्यूअस रहेंगे, अगर आप पढ़ाई के प्रति कंटिन्यूटी दिखाएंगे तो जरूर आपका सिलेक्शन होगा, है ना? हमें कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि एक दिन जो है बहुत ज्यादा पढ़ लेते हैं और फिर दूसरे दिन वही 2 घंटे, एक दिन जो है 10 घंटे पढ़ लिया और दूसरे दिन 2 घंटे, नहीं, इससे फायदा नहीं होगा,
फायदा यह है कि अगर आप लोग 6 घंटे रोज पढ़ रहे हैं तो उस 6 घंटे की कंटिन्यूटी बनाइए। मंडे को भी 6 घंटे, ट्यूसडे को भी 6 घंटे, ऐसे ही हर दिन जो है 6 घंटे पढ़िए, या साथ साथ जितना भी आपको पढ़ना है, लेकिन पढ़िए बराबर। ऐसा नहीं कि एक दिन बहुत ज्यादा पढ़ लिया, फिर एक दिन कम पढ़ लिया और तीसरे दिन जो है बिल्कुल नहीं पढ़ा। ऐसा नहीं करना। हमने खरगोश और कछुए की रेस तो देखी है ना, तो कछुआ क्यों जीतता है? वो इसीलिए जीत पाता है क्योंकि उसके अंदर कंटिन्यूटी होती है, उसके अंदर लगन होती है, उस धीरे धीरे चलता रहता है। बस आप लोग भी पढ़ाई बिल्कुल कंटिन्यूअसली कीजिए, है ना। और जितना ज्यादा आप लोग पढ़ेंगे उतना ज्यादा आपको फायदा होगा। बस मैं कंटिन्यूटी की बात कर रहा हूं कि आप जितना ज्यादा पढ़ेंगे और जितनी कंटिन्यूअसली चीजों को पढ़ेंगे उतना आपको जो है जरूर फायदा मिलेगा बेटा। ठीक। बाकी अगर आप लोग कोई भी डाउट है तो हम लोग यहाँ बैठे हैं, आप लोग बिल्कुल बेझिझक कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। कोई अगर आपको डाउट आ रहा है, कोई क्वेश्चन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप लोग बिल्कुल हमें शेयर कीजिए, हमें अच्छा लगेगा, है ना। बाकी ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट डे हम लोग जो है नया चैप्टर शुरू करते हैं अपना, और इस चैप्टर के साथ जो है हमारा ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो मिलते हैं आपसे कल नई वीडियो के साथ। ठीक, तब तक के लिए स्वस्थ रहें आप लोग, मस्त रहें, और सबसे जरूरी पढ़ाई करते रहें।